वेलकम एवरीवन। तो आज फिर से हम एक कहानी सुनाते हैं। मैं हारा थका बेमन सा आज ऑफिस से घर आया ही था कि मेरी नज़र सामने किचन से आती मेरी पत्नी पर पड़ी। वो देखने से ही काफ़ी नाराज़ लग रही थी। उसकी हालत देखते ही मैं समझ गया था कि ज़रूर कोई बात है, इसलिए माधुरी इतनी रूखी सूखी सी लग रही है। मैंने हाथ मुंह धोए हुए थे, इसलिए मैंने उससे तौलिया मांगा। उसने मुझे तौलिया लाकर दे दिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, माधुरी क्या बात है, आज तुम कुछ उदास लग रही हो। तो उसने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा और भड़कते हुए बोली, आपको क्या है, फिर चाहे बेटी स्कूल से फीस न देने की वजह से बेइज्जत करके भगा दी जाए, या फिर बेटे पर स्कूल ड्रेस के जूते न होने की वजह से उसके स्कूल की टीम में खिलाने से मना कर दिया जाए। आपको तो बस सुबह 10 बजे जाना और शाम को 7 बजे आने और फिर चादर तान के सो जाने के अलावा एक पल की भी चिंता नहीं है। और न मेरा कोई ख्याल। डॉक्टर ने पिछले महीने ही दवाई कराने को कहा था। कभी तुमने देखा है ध्यान से मेरे चेहरे की ओर? ये झुर्रियाँ जवानी में ही बुढ़िया बनती जा रही हूँ। एक पैसे की दवा नहीं नसीब है मुझे। ये सब तो छोड़ो, गर्मी में बच्चे तपते रहते हैं, एक पुराना कूलर लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही है तुम्हारी। मैं बेड पर बैठा नज़रें झुकाए अपनी नाकामी पर शर्मसार हो रहा था। बीवी बच्चों की देखभाल और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ है, पर क्या करूं? ये मेरा दुर्भाग्य ही तो है। देश तरक्की कर रहा है, लोग खुश हैं, पर मैं कैसे कह पाऊँ कि मैं बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से दिन ब दिन ज़रूरतों के बोझ तले दबता जा रहा हूँ। बिजली के बिल से लेकर घर के राशन तक की कीमतें आसमान छू चुकी हैं, और पगार बढ़ाने के नाम पर दफ्तर में धमकी दी जाती है। नौकरियाँ कभी भी जा सकती हैं, काम नहीं है ऑफिस में, इसलिए वही पुरानी पगार पर काम करना मजबूरी बन चुकी है। ऐसे में क्या ही करूं? मैं बैठा बैठा सोच ही रहा था कि घर के दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। बच्चों ने गेट खोलकर देखा तो पिताजी थे। अपने दादाजी को देख के बच्चे तो खुशी से उछले, लेकिन मेरी सांसें तेज हो गईं। पत्नी ने फिर से मेरी तरफ देखा, जैसे मानो वो कह रही हो, अपना पेट पालने के लिए तो कुछ दिख नहीं रहा है। अब ऐसे में पिताजी अकस्मात आए हैं, ज़रूर कुछ लेने ही आए होंगे। मैंने भी नज़रें चुराते एक बार माधुरी की ओर देखा, पर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए जल्दी से उठ के पिताजी के पास गया और नज़रें चुराते हुए उनके चरण स्पर्श कर उन्हें बैठने को कहा। माधुरी ने भी प्रणाम किया और खाना खाने के लिए कहते हुए किचन में चली गई। अब मैं और भी अकेला महसूस कर रहा था। माधुरी तो मुंह छिपा के किचन में जा चुकी थी। मुझे डर था पापा कहीं पैसे की कोई बात न कर दें, इसलिए मैं जल्दी से बच्चों को बुला के उनके पास किया और खुद वापस कमरे में चला गया। पिताजी भी मुझे जाते हुए देख रहे थे। मैं किचन में आया तो माधुरी ने कहा, पिताजी ज़रूरी कुछ लेने आए होंगे। ऐसे में इन्हें हम ही याद आते हैं। बड़े वाले भाई साहब को कोई याद नहीं करता। देने के नाम पर उनका नंबर आता है, और जब कोई ज़रूरत हो तो सब लोग हमारे यहाँ पर आते हैं। वैसे तो ये शब्द माधुरी कभी कहती नहीं थी। इस बार उसके घर की हालत इस लेवल पर थी कि उसे मरने के लिए अगर जहर खरीदना हो तो उसके लिए भी पैसों का इंतजाम न के बराबर ही था। एक तरह वो लगातार मुझे बोले जा रही थी और दूसरी ओर मैं था जो कुछ कहने में समर्थ नहीं था। अतः मैंने माधुरी को चुप कर रहने के लिए कहा, तुम शांत हो जाओ, कुछ भी करके कल मैं तुम्हारी दवाई और बच्चों की ज़रूरत का सामान ला दूंगा, पर अभी के लिए पिताजी का मान रखो। उनके सामने घर में कलेश करने का मतलब उनकी मान मर्यादा के खिलाफ है। तुम बस अभी भगवान के लिए शांत हो जाओ। अब मीनाक्षी शांत हो गई। वो खाना लेकर टेबल पर लगा देती है। अब पापा और बच्चों सहित एक साथ खाना खाने लगते हैं। खाना खाते टाइम पापा ने एकाएक मेरी ओर देखा और पास बैठने को कहा। मेरी सांसें और दिल दोनों ही तेज हो गया। कहीं पिताजी कोई मांग न कर दें, क्योंकि मेरे पास अभी देने के अलावा नाम पर कुछ नहीं था। उसके अलावा मैं जुबान भी नहीं दे सकता था। पिताजी बोले, देखो अभी काम सही चल रहा है, खेती का काम बहुत है, इसलिए अभी की ही गाड़ी से वापस जाना पड़ेगा। मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ। तुम्हारी माँ बहुत चिंता कर रही थी। पिछले कुछ महीनों से तुम फ़ोन पर बात बहुत कम कर रहे हो, और ऐसा तुम तभी करते हो जब तुम किसी परेशानी में होते हो। ये तुम्हारी बचपन की आदत है। इसलिए माँ के जोर देने और मुझे पोता और पोती की याद सता रही थी, इसलिए मैं आ गया। यहाँ तक तो ठीक था। अब मैं चुप बैठा था कि अब पापा क्या कहने वाले हैं। मैंने एक नज़र माधुरी की देखा तो वो किचन की चौखट पकड़े पापा की आड़ के हुए खड़ी हुई थी, और पापा आगे क्या कहने वाले हैं जानने के लिए उत्सुक हो रही थी। लेकिन आगे पापा ने अभी कुछ नहीं कहा, बस खाना निपटाया और मुँह हाथ धोए। अब पापा ने अपनी कुर्ती की जेब में हाथ डाला और एक नोटों की गड्डी निकाली और मेरे ओर बढ़ा दी। ये देखकर मैं हैरान और सकते में आ गया। एक पल के लिए मैं निःशब्द ही खड़ा रहा। पिताजी ने कहा, अरे पकड़ो भी।
अब इतने बड़े भी नहीं हो गए हो कि हमारी दी हुई आशीर्वाद भी न ले सको। वैसे भी इस बार फसल अच्छी हो गई थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। अब उन्होंने माधुरी की ओर इशारा करते हुए कहा, बहू का और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखो, देखो कितनी कमज़ोर हो रही है, और अपना भी। उन्होंने पैसे मेरे हाथ में रख दिए, मेरी आंखें भर आई थीं। और वो बचपन के दिन याद आ गए जब पापा हमें स्कूल जाते वक्त पैसे देते थे, हाथ फैलाने पर रख दिया करते थे। पर बस अंतर इतना होता था, उस वक्त मेरी आंखें झुकी हुई नहीं बल्कि प्यार और दुलार से ऊंची होती थीं। माधुरी और मैं दोनों ही गलत साबित हो चुके थे, इसलिए खुद की नज़रें खुद से ही नहीं मिला पा रही थी। सच में बच्चों के लिए माँ बाप बोझ हो सकते हैं, पर माँ बाप के लिए बच्चे कभी भी बोझ नहीं होते, वे हमेशा उनका ध्यान रखते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने माँ बाप मतलब हमारे माँ बाप हमारे ऊपर कभी बोझ नहीं बनते हैं। तो आप लोग बताना आपको क्या सीख मिली है। तो थैंक यू सो मच। आपका ये कहानी कैसी लगी हमें